एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। एजू स्टडी मंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी? 25 जनवरी 1974 को। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। मतलब इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली 25 जनवरी को 1974 और 1 अप्रैल को ये लागू हो गई। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल क्या है? 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस को परिभाषित करती है। 2A जो है ऐसे अपराध जिनमें जमानत दी जा सकती है, उन अपराधों को परिभाषित करती है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित करती है। संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। अगला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G परिवाद यानी कंप्लेंट यानी शिकायत को परिभाषित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X में जांच को परिभाषित किया गया है, यानी कि इंक्वायरी कैसे की जाएगी, कैसे क्या होगा, उसको परिभाषित किया गया है 2X में। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2J में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है। अन्वेषण कैसे किया जाता है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X में असंज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को परिभाषित किया गया है, असंज्ञेय अपराध को। आगे बढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28(3) के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। यानी कि सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, यानी कि ये अपराध की जो सज़ा है वो नहीं दे सकता। कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, जो विधि द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है। इन अपराधों के विषय में वो दंड नहीं दे सकता। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। जो CJM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। कौन सी धारा के तहत है ये? 29(1). अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(2) के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है वो दे सकता है ये, ठीक है, 3 वर्ष तक के कारावास का। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(3) के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो ये अलग अलग जो कोर्ट हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जो अधिकारिता है वो उसके बारे में बताया गया है इन धाराओं के अंतर्गत। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित कौन सी धारा है? धारा 36। आगे बढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। जनता पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकती है किसी विषय में संबंध में। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिए जाने से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बदमाश या कोई है या कोई अपराधी है, उसके बारे में इत्तला कर सकती है जनता का कोई व्यक्ति इत्तला कर सकता है। तो धारा 39 के तहत। आगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित है। यानी कि धारा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। तो इसका वर्णन किस में दिया गया है? धारा 41, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41G राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का प्रावधान करती है। तो राज्य सरकार करती है ये, इसका प्रावधान दिया है 41G में। आगे देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41G गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार प्रावधान करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी
जो मतलब गिरफ्तार व्यक्ति है वो चाहे तो किसी अधिवक्ता के मिलने का अधिकार मतलब मांग सकता है। वो कह सकता है कि मुझे कोई अधिवक्ता अपने लिए करना है। तो उसका जो प्रावधान किया गया है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 घ में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों की गिरफ्तारी को संरक्षण प्रदान करती है। धारा 45 है जो आर्मी वगैरह या जो सशस्त्र बल हैं तो उनके बारे में अगर गिरफ्तारी की जाएगी तो उसका जो प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 में किया गया है। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 48 है वो ये पुलिस अधिकारी को एक अधिकार देती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर उसे गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी स्थान पर वो जा सकता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई अधिकारी है तो वो हरियाणा में जा सकता है, दिल्ली में जा सकता है, इस तरीके से। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। तो जो ये प्रावधान किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 20 शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी ये प्रावधान किया गया है। उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि क्या कहते हैं 24 घंटे के भीतर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने थाने में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जिला दंडाधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट को, जिसे डीएम बोलते हैं, या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को देंगे। ठीक है, ये धारा 58 करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे बिना वारंट की गिरफ्तार किया है तो उसके बारे में जानकारी देंगे जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम को। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70(2) के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहता रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द ना किया जाए या वह निष्पादित ना कर दिया जाए। यानी कि या तो वो जो जिस पर्पज़ से ये वारंट इशू करा गया है वो पर्पज़ पूरा हो जाना चाहिए, वो उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, और या फिर उसी संबंधित न्यायालय द्वारा वो रद्द किया जाना चाहिए। तब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70(2) के अनुसार तब तक प्रवर्तन में रहेगा ये। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है इसे। आगे देखते हैं। जब किसी अभियुक्त को एक राज्य जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे राज्य जिला में ले जाया जाता है तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। जब किसी अभियुक्त को एक राज्य जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे राज्य जिला में ले जाया जाता है तो ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। जैसे दिल्ली है या हरियाणा का कोई भी व्यक्ति या उत्तराखंड का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आता है या उत्तर प्रदेश का कोई बाहर जाता है तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं, अगर पुलिस अधिकारी उसे लेके जाता है। आगे देखते हैं ये धारा 77 में। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई व्यक्ति फरार हो जाता है या न्यायालय के बुलाने पर वो नहीं पहुंचता है, वारंट इशू होने पर नहीं पहुंचता है, तो ऐसे व्यक्ति को उद्घोषणा जारी की जाती है धारा 82 के तहत। आगे है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है। कोई व्यक्ति फरार हो जाता है या चला जाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्की किया जाता है किसके तहत? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत 83। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है या किसी भी घर वगैरह के लिए तलाशी के लिए वारंट जो जारी किया जाता है वो धारा 93 के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकता है। तो ये डीएम, एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो प्रथम श्रेणी का, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है।
आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण सदृश है। तो बंदी प्रत्यक्ष जो ऋण हैं, तो उस बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण को धारा 97 का प्रावधान सदृश है। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, जो 125 है भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है। ये महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित ये धारा है, धारा 125, जो घरेलू हिंसा से या जो भरण पोषण से संबंधित जो मामले डाले जाते हैं तो 125 के तहत डाले जाते हैं। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। ठीक है, ये न्यूसेंस रोकने के लिए, यानी कि पब्लिक में ये 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे, तो धारा 144 लगाई जाती है किसी भी क्षेत्र में कोई आपत्ति, कोई विपदा आने पर या किसी दंगे की या किसी चीज़ की आशंका होने पर धारा 144 लागू की जाती है। आगे देखते हैं, अभी जो ज़्यादातर ये लॉकडाउन हो गया है कोरोना के समय में, तो उसमें भी धारा 144 लगभग पूरी तरीके से लागू कर दी गई है किसी किसी जगह। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंदर बाट एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित है। ये बाट एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण व्यथित है, तो वह सूचना का सार डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, अगर कोई भी जो उस समय है जो अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार कर देता है या FIR लिखने से इनकार कर देता है या नहीं लिखता है, तो डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी जा सकती है। ये किसके अंतर्गत है? धारा 154(3) के अंतर्गत। अब देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं कुछ मामलों में जांच पड़ताल से संबंधित है। ये धारा 155 असंज्ञेय मामले। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान लिया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाता है, तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के द्वारा व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी के अन्वेषण द्वारा किया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाता है, कोई पुलिस अधिकारी आता है और वो लेखबद्ध करता है, तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये संरक्षण देती है व्यक्ति के लिए 165(1) धारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा। ठीक है, 164 के अंतर्गत संस्वीकृति और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। 164 के जो होते हैं बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, तो उनको वो ही लिखेगा। आगे धारा 167 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृति की जा सकती है। यानी कि धारा 167 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृति दी जा सकती है। बस अगला, 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा न होकर न्यायिक अभिरक्षा होती है। 15 दिनों से अधिक का अगर रोका गया है, किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है, तो वो पुलिस अभिरक्षा न होकर न्यायिक अभिरक्षा कहलाएगी, जबकि पुलिस अभिरक्षा जो होगी वो सिर्फ 15 दिनों की होगी। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अनुसार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अनुसार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी, केस डायरी से संबंधित है। ये केस डायरी बनाते हैं। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा हो जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेते हैं। जो डायरी है तो चार्जशीट जो होती है वो बना के भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है किसी भी भार साधक अधिकारी द्वारा। आगे देखते हैं, ये किसके तहत है? ये 174 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करने और रिपोर्ट करने से संबंधित है। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान करती है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान करती है। ये विवाह के विरुद्ध अपराध किया हुआ है कोई। अच्छा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के अनुसार एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के तहत प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(1) के सदृश है। 39(1) के सदृश है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(1) के सदृश है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में 39(a) दिया गया है कि विधिक सहायता प्रदान करेगी, नागरिकों को विधिक सहायता प्रदान करेगी राज्य, तो ये भी उसी से संबंधित धारा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 का पीड़िता प्रतिकर योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आज देखेंगे यहीं तक, अगला पार्ट हम जल्दी ही देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 का पीड़िता के उपचार से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर यानी कि 1000 रुपये तक का प्रतिकर दिलाने के से संबंधित है। 1000 रुपये तक का निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर 358। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल जो है वो शक्ति जमानत मंजूर कर सकती है कौन? सत्र न्यायालय कर सकता है और उच्च न्यायालय कर सकते हैं। ये कौन सी धारा कहती है? 438। अगला है, उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के उपबंध वर्ष 1976 से परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का परिवर्तन 1 सितंबर 1872 को हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया है। टेप रिकॉर्ड को रेस जेस्टे का सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में लिपिबद्ध किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 हेतु तैयारी तथा पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। शिनाख्त परेड संबंधित नियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में विहित है। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्रवाइयाँ करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एलिवी संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन दीवानी और दंडिक दोनों मामलों में ग्राह्य हैं। तो ये कुछ अंत के जो कुछ फैक्ट्स थे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हुए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।